मंगोलों के सुर्ख बालों वाले खान ने पहले गुमसान के रन में लड़ के फतह हासिल की। अब वो बड़े फहर से हाथी दांत या स्नेक जरेब अपने हाथ में लिए रहता। इस जरेब की शक्ल एक छोटे से आसा की थी। यह सिपा सलार यानी लोगों की सरदारी का निशान था। वो हर वक्त इसी आरज़ू में गिरफ्तार रहता कि और ज़्यादा आदमी इसके नौकर बने। इसकी ये ख्वाहिश इन तकलीफ़ का अय्याम में यादगार थी जब बगोरची ने इस पर रहम खाया और मोटी अकल वाले कसार के तीरों ने इसकी जान बचाई थी। मोजन के नज़दीक क़ुव्वत का पैमाना सियासी ताकत ना था। अभी तक इसने सियासी ताकत के मुतल्लिक गौर ना किया था। ना क़ुव्वत का इंसार दौलत पर था जो कुछ ज़्यादा काम ना आती। क्योंकि वो मुग़ल था इसलिए वो वही चाहता था जिसकी इसे ज़रूरत थी। इसके नज़दीक क़ुव्वत का इन्हिसार इंसानों की क़ुव्वत या तादाद पर था। जब वो अपने बहादुरों की तारीफ़ करता तो कहता, इन्होंने सख्त पत्थरों को कुचल के रेत बना दिया है, चट्टानों को उल्ट दिया है और गहरे पानियों के मौज को ठंडा कर दिया है। सबसे ज़्यादा वो वफादारी का जोया था। अहले कबाइल के नज़दीक जगह नाकाबिले माफ़ी गुनाह था। किरदार पूरी हैमों की बस्ती को तबाह बर्बाद कर सकता था या पूरे ग्रोह को दुश्मन के जाल में फंसा सकता था। सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो सिफ्त थी वो कबीले और ये भी कह लीजिए कि आदमियों की ऐसे जो तमन्ना थी इसका अंदाज़ा इसकी दुआ से होता है। मंगोलों का मामूल ये था कि वो एक खड़े पहाड़ की चोटी पर चढ़कर दुआ मांगते जिसको वो तेंगड़ी का मस्कन समझता। तेंगड़ी ऊपर की हवा की वो रूहें थी जो तूफ़ान या लामुतनाही आसमान के दूसरे खौफ अंगेज़ मज़ाहिर को हरकत में लाती। वो अपनी पेटी कंधे पर डाल के चारों सिमतों की हवाओं से यूँ दुआ मांगता, ऐ लामुतनाही आसमान मुझ पर करम कर, ऊपर की हवाओं की रूहों को मेरा दोस्त बना, लेकिन ज़मीन पर आदमियों को भेज ताकि वो मेरी मदद कर सके। दमे वाले झंडे के नीचे आदमी बड़ी तादाद में जमा होते रहे। घराना और 10 पीस नहीं बल्कि सैकड़ों। एक आवारा ग्रोह कबीला जिससे इसके पहले हाँ से दुश्मनी हो गई थी संजीदगी से मंगोलों के तमोजन के फ़ज़ाइल के मुतल्लिक यूँ राय जनी करता है। वो शिकारी जो इजाज़त देता कि बड़े बड़े शिकारों में जितना शिकार खुद करे खुद अपने पास रखे। लड़ाई के बाद हर आदमी लूट का वो हिस्सा अपने पास रख सकता है जो कायदे से इसका हो जाए। इसने अक्सर अपने कंधे से मलबूस हाथ उतार के तोहफे के तौर पर दिए हैं। वो बारहा अपने घोड़े से उतर आया इकट्ठा कर रहा था जिसमें हाजब व मशीर ना थे और ना जो जंगजू अफराद पर मुश्तमिल था। लड़ाई में इसके पहले साथी बगोरची और कसार तो थे। इनके अलावा अगोन था जो सितारा बजाता था। जजी नोया और मकोली दो जंग के जख्मों से मंजे हुए सिपाहीसलार जो बड़े मार्के का तीरंदाज था। अगोस अगरचा मुगनी ना था तब भी ये मालूम होता है कि ये बड़ा खुश मिजाज था। इसकी सिर्फ एक झलक हमें इस मौका पर दिखाई देती है जबकि हाँ से इसने एक तलाई सितार मांगा और इसे गुम कर दिया। ये मिजाज मुग़ल को ताव आ गया और इसने अपने 2 सरदारों को अगोन को कत्ल करने के लिए भेजा। बजाय कत्ल करने के इन्होंने मुजरिम को पकड़ के 2 मशकीज़े भर के शराब पिला दी और फिर इसे छुपा दिया। दूसरी सुबह उन्होंने इसे नशे से जगाया और हाँ की यूरत के दरवाजे तक ले गए और कहा, ऐ हाँ तेरी रूद में रोशनी फैलने लगी है, दरवाज़ा खोलो और रहम का कर चश्मा दिखाओ। खामोशी के लम्हे से इसी तरह मेरे आका का गज़ब मुझ पर नाजिल हुआ। अफसोस मुझे सागर की गर्दश से मोहब्बत है लेकिन मैं चोर नहीं। चोरी की सज़ा मौत थी लेकिन अगोन को माफ़ कर दिया गया और आज के दिन तक कुछ अरसे बाद तवीउल बदर के 90 दर्जों में बड़ी तबाही और बर्बादी फैलाई। इनमें से एक जजी नोयान तेज शहजादा था और दूसरा सुबदाई बहादुर। जजी नोयान मंजर पर यूँ नमूदार होता है कि एक दुश्मन कबीले का नौजवान था और एक लड़ाई के बाद ताकब में पकड़ा गया और तमोजन के सामने मुग़ल इसे ले आए। इसके पास घोड़ा ना था। इसने घोड़ा मांगा और कहा, मंगोलों में से जो इसका मुकाबला करना चाहता है वो इसका तनहा मुकाबला करेगा। तमोजन ने इसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और
जजी को एक तेज सफ़ेद नाक वाला घोड़ा दे दिया। सवार हो गए। जजी मंगोलों की सफ़ों को काटता हुआ बच कर निकल गया। फिर वो वापस आया और इसने हाँ का नौकर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। बहुत अरसे बाद जब जजी नोयान तियान शान के पहाड़ों में गश्त कर हटाए गए श्लोक कबीलों का ताक़ब कर रहा था, इसने 1000 सफ़ेद नाक वाला घोड़ा एक गला फराहम करके ये जाहिर करने के लिए कि वो इस वाक़ये को नहीं भूला जिसमें इसकी जान। नोयान जजी तंदुरुस्ती में कम लेकिन फरासत में ज़्यादा सुबदाई था, जिसका तल्लक शुमाली आहों वाले कबीले अलवास अरया नजी से था। इसकी तबीयत में भी खसूसी मकसद के लिए तमोजन जैसी सख्ती और संग दिली का कुछ इसकी तबीयत में भी हसूल मकसद के लिए तमोजन जैसी सख्ती और संग दिली का कुछ हिस्सा था। ततारियों से एक लड़ाई में जरब से पहले हाँ ने पूछा कि कौन सा सरदार पहला हिस्सा लेगा। सुबदाई आगे बढ़ा। हाँ ने इसकी तारीफ की और सोचते हुए इसे कुछ जंगजू अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ ले जाओ। सुबदाई बहादुर ने कहा कि वो अपने साथ और किसी को लेना चाहता, वो लश्कर से पहले तनहा आगे जाना चाहता है। ज़रा शक के इल्म में तमोजन ने इसे इजाज़त दे दी तो सुबदाई ततारियों के हैमों में पहुंचा, जहां इसने ये बयान किया कि इसने हाँ का साथ छोड़ दिया है और वो अपने कबीले में शामिल होना चाहता है। इसने इन्हें यकीन दिलाया कि मंगोलों का लश्कर क्रीम में कहीं नहीं, और जब मंगोलों ने इन पर हमला किया तो वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मंगोलों ने इन्हें तितर बितर कर दिया। सुबदाई ने नौजवान हाँ से वादा किया, जैसे आग सर्दी से महफूज रखती है, मैं तेरे लिए ये खिदमत सरंजाम। सूरमाओं ने इसे यकीन दिलाया, जब हम हसीन औरतें और आला दर्जे के घोड़े पकड़ेंगे तो सब के सब तेरे पास लाएंगे। अगर हम तेरा हुक्म ना माने या तुझे नुकसान पहुँचाए तो हमें रेगिस्तानों में हलाक होने के लिए अकेला छोड़ देना। तमोजन ने अपने बहादुरों को ये जवाब दिया, जब तुम मेरे पास आए तो मेरी हालत एक मुआवदा आदमी सी थी। पहले मैं रंजीदा बैठा था और तुमने मुझे मंगोल हाँ था और वो इससे सरदार मानते थे। इसने इन सूरमाओं को हर एक को वो तहसीन और आज़ाद बख्शा जिसका हर शख्स अपने किरदार के लिहाज से मुस्तहिक था। इसने कहा कि बुरताई सरदारों की मजलिस से मशावरत में बगोरची इससे सबके मुकाबल ज़्यादा करीब बैठा करेगा और इसका शुमार इन लोगों में होगा जिन्हें यहाँ के तीर और कमान को संभालने और साथ रखने की इजाज़त होगी। दूसरों को इसने गज़ा का ज़िम्मेदार मुकर्रर किया और उन्हें गलों की हिफाजत सौंपी, और दूसरों को गब्बदकों का और खादमों किया। कसार को जो जिस्मानी तौर पर बड़ा ताकतवर था मगर शैलती तेगे बरदार मुकर्रर किया। अपने नाइबो लश्कर के सरदारों की खिदमत के लिए तमोजन ने इसे आदमियों को मुंतखब किया जो फ़हीम भी थे और जड़ी भी। इस होशियारी की कदर कीमत भी जानता था, जिसका तकाजा ये है कि वक्त पर गुस्से को पी जाना चाहिए और जब मुनासिब वक्त आ जाए तो ज़रब लगानी चाहिए। हकीकत में मंगोल किरदार की असल बुनियाद ही सब्र है। जो लोग बहादुर और बेवकूफ़ी की हद तक न डर थे, इन्हें इसने गबदकोन और सामान्य रसद की हिफाजत सुपुर्द की। जो अहमक थे वो गलियों की निगहबानी के लिए बाकी रहने दिए गए। एक सरदार के मुतल्लिक तमोजन का कहना था, यसुताई से ज़्यादा जड़ी और कोई नहीं, जैसी अनोखी खूबियाँ इसमें हैं कि और किसी में नहीं। लेकिन चूँकि लंबी लंबी मुसाफतों के तय करने में वो खुद नहीं थकता और ना इसे भूख प्यास लगती है, वो समझता है कि इसके और अफसर और सिपाहियों को भी ये तकलीफ़ें नहीं सताती। यही वजह है कि वो आला फौजी ओहदे के काबिल नहीं। सिपह सलार को चाहिए कि वह भूख प्यास का लिहाज करे ताकि वो जो लोग इसके मतहत वो इनकी तकलीफ़ों को समझ सके और वो इंसानों और जानवरों की ताकत को वक्त पर महफूज और मुहैया कर सके। तमोजन अपने जहरीले जंगजुओं वाले दरबार पर अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए नौजवानों हाँ को पूरी संग दिलाना, मुस्तकिल मजाजी और बड़ी मतवाज़न मनसब मजाजी की हमेशा ज़रूरत पड़ती। जो सरदार इसके झंडे तले जमा होते वो लोगों की तरह सरकश थे। दास्तान में जिक्र है कि किस तरह पोर्ता
ذکر ہے کہ کسی طرح پورتا کا باپ اپنے ساتھیوں اور اپنے 7 جوانوں بیٹوں کو ہاں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا، تحفے دیے اور لیے گئے، اور 7 بیٹوں کو منگولوں کے درمیان جگہ دے دی گئی، لیکن ان کی وجہ سے آپس میں بڑی تلخیاں پیدا ہوئی، خاص طور پر اس ایک کی وجہ سے جو شمان بھی تھا اور جس کا نام تب تنگڑی تھا۔ چونکہ وہ شمان تھا اس لیے اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی روح جب چاہے جسم کو چھوڑ کے عالم ارواح میں داخل ہو سکتی ہے، ایسے مستقبل کی بات جاننے کا مالک تھا، اور تب تنگڑی میں جب چاہے بڑی خطرناک حد تک موجود تھی۔ کئی دن تک مختلف سرداروں کے خیمے میں بسر کرنے کے بعد ایک دن اس نے اور اس کے بھائیوں نے کسار کو گونسوں اور لاٹھیوں سے شکار کیا۔ اس کے بھائی نے جواب دیا، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ طاقت اور ہوشیاری میں کوئی تیرے برابر نہیں، پھر تو نے ان لوگوں سے کیسے مار کھائی؟ اس پر کسار کو غصہ آ گیا اور عروج میں اپنے گھر چلا گیا اور تموجن کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اس اسنار پہ تب تنگڑی ہاں کے پاس پہنچا اور کہا، میری روح نے دوسرے عالم میں یہ الفاظ سنے ہیں اور یہ حقیقت مجھے خود آسمان نے بتائی ہے کہ تموجن اپنے لوگوں پر کچھ دن تک حکومت کرے گا، لیکن پھر کسار حکومت کرے گا۔ کسار کون ہے؟ تموجن کا بھائی۔ اگر تو کسار کا خاتمہ نہ کرے گا تو تیری حکومت زیادہ دن نہ چلے گی۔ اس جادوگر پجاری کی چال کی کا ہان پر ضرور اثر ہوا، کیونکہ وہ ایسے پیشن گوئی سمجھتا تھا۔ ایک شام سوار ہو کے وہ اپنے جنگجوؤں کے ایک چھوٹے سے جتھے کو ساتھ لے کے کسار کو گرفتار کرنے گیا۔ اس کی اطلاع اس کی معلوم کو مل گئی۔ وہ جلدی سے ایک گاڑی میں تیز قدم اونٹ جتوا کے ہاں کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ وہ کسار کے خیموں میں پہنچی اور ان جنگجوؤں کے درمیان سے ہو کے کو گھیرے ہوئے تھے۔ خاص یورت میں جب وہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ تموجن کسار کے سامنے کھڑا ہے۔ کسار دازوانو ہے اور اس کی ٹوپی چھینی جا چکی ہے۔ ہان بڑے غصے کے عالم میں تھا اور اس کے چھوٹے بھائی پر جو بڑا تیز انداز تھا، موت کا خوف غالب تھا۔ الون ارادے کی پکی عورت تھی۔ اس نے کسار کی زنجیریں کھول دی اور اس کی ٹوپی اور اس کی کمر پٹی اس کے حوالے دو زانو ہو کے اس نے اپنا سینہ کھول دیا اور تموجن سے کہا، تم دونوں نے ان چھاتیوں کا دودھ پیا ہے۔ تموجن، تجھے اور بہت سے ہنر ملے ہیں، لیکن یہ خوبی کسار ہی کو عطا ہوئی۔ وہ اس طاقت سے کمان سے تیر چلائے کہ ایک بھی خطا نہ ہو پائے۔ جب آدمیوں نے تجھ سے بغاوت کی ہے تو اس نے تیرے تیروں سے انہیں مار گرایا تھا۔ نوجوان ہان سنتا رہا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی ماں کا غصہ نہ اترا۔ پھر یورت سے یہ کہتا باہر نکل گیا، جب میں نے یہ حرکت کی تو میں خوف زدہ تھا، اور اب میں پھرتا رہا اور نفاق پھیلاتا رہا اور دعویٰ اس لیے فوق الفطری الہام اس کی ساری سازش کا محض ہیں۔ اس لیے وہ مغل ہاں کے پہلو میں کانٹے کی طرح گھٹکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی اچھی خاصی جماعت تیار کر لی۔ اس میں جبے جا بہت تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ نوجوان جنگجوؤں کے اثر کو توڑ سکتا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی تموجن سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن انہوں نے ہاں بھائی تموجو کو پکڑ کے زبردستی مجبور کیا کہ وہ ان کے سامنے دو زانوں ہو۔ رسم کے مطابق منگولوں کو اس کی اجازت نہ تھی کہ وہ آپس کے جھگڑے میں ہتھیاروں سے